गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 41 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अमालगमेशन ऑफ कंपनीज़ का। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पिछली क्लासेस के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड अग्रीड टू अमालगमेट देयर बिजनेसेस एंड द अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज। क्या बोला गया है? ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने अपने व्यापारों के एकीकरण का निश्चय किया और अमालगमेशन परचेज के नेचर का होगा। क्लियर बोल दिया। एक नई कंपनी बनेगी सी लिमिटेड, तो बोल रहे हैं कि एक नई कंपनी सी लिमिटेड की स्थापना दोनों कंपनियों की संपत्तियों और दायित्वों को खरीदने के लिए की गई। ओके फाइन। क्रय प्रतिफल की संतुष्टि सी लिमिटेड के 10 रुपये वाले इक्विटी अंशों में की जाएगी। तो परचेज कंसिडरेशन नई कंपनी परचेजिंग कंपनी सी लिमिटेड कैसे पे करेगी? अपने 10 रुपये वाले शेयर्स इशू करके। ओके फाइन। आपको ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर 3 कंपनी स्टूडेंट्स, वही पिछले क्वेश्चन जैसे ही केस है। परचेजिंग वेंडर और यहाँ अमालगमेशन परचेज के नेचर का है। क्लियर? 2 वेंडर कंपनीज ए लिमिटेड बी लिमिटेड। सी लिमिटेड इज आर परचेजिंग कंपनी जो कि परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट अपने 10 रुपये वाले शेयर्स में करेगी और परचेज के नेचर का अमालगमेशन, इस चीज़ को ध्यान रखना। आइए बैलेंस शीट पढ़ते हैं। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की जो दे रखी है हमें कैपिटल्स के अंदर, देखिए स्टूडेंट्स कैपिटल दे रखी है दोनों कंपनीज की। जनरल रिजर्व्स दे रखे, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। फाइन, याद कीजिए वैधानिक संचय, स्टैट्यूटरी रिजर्व। क्या पढ़ा था हमने कि इन रिजर्व्स को बनाए रखने का टाइम पीरियड अगर ख़त्म हो चुका है देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। नहीं हुआ तो परचेजिंग कंपनी को वेंडर कंपनी के स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को भी लेना पड़ेगा और इसे लेने के लिए अलग से एंट्री की जाती है। क्या एंट्री की जाती है? अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। और जब तक इन रिजर्व्स को बनाए रखना है ये दोनों अकाउंट्स कंपनी की बैलेंस शीट में शो होते रहेंगे और जैसे ही इनका टाइम पीरियड ख़त्म रिवर्स एंट्री करके दोनों अकाउंट्स क्लोज। यही पढ़ा था ना हमने। तो अभी तो हमें सिर्फ रिजर्व्स को लेने के रिलेटेड एंट्रीज करनी है। अगर कुछ भी आगे नहीं दिया हुआ तो दे के स्टैट्यूटरी रिजर्व बनाए रखने की अवधि समाप्त होगी देन नो प्रॉब्लम, कुछ करने की नीड नहीं है। चलिए, करंट लाइबिलिटीज दे रखी है, क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, सिर्फ बी लिमिटेड के लिए है बैंक ओवरड्राफ्ट। आगे नॉन करंट एसेट्स में गिवन, एसेट साइड में आपके नॉन करंट एसेट्स गिवन है। देखिए स्टूडेंट्स कितना दे रखा है? 3,60,000 और 540। उसके बाद करंट एसेट्स, स्टॉक डेटर्स और कैश। ओके फाइन। अब आगे आपको इन्फॉर्मेशंस दी है कि सी लिमिटेड ए लिमिटेड की टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को 4,50,000 रुपये पर और बी लिमिटेड की टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को 6 लाख रुपये पर ली। ओके, बुक के अंदर ए की एसेट्स गिवन है 360 से, इनको ये 450 पर ले रही है। बी की एसेट्स है 540, इनको 6 लाख पर ले रही है। रिवैल्यूएशन हुआ है एसेट्स का और यहाँ पर क्योंकि परचेज के नेचर का अमालगमेशन है देन ओके रिवैल्यूएशन भी किया जा सकता है। नई वैल्यूज़ पर भी एसेट्स लाइबिलिटीज़ को लिया जा सकता है। तो ठीक है, हमें अगर नई वैल्यू दे रखी है एसेट्स की तो हम इन एसेट्स की वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए ही अपनी सारी कैलकुलेशंस करेंगे। आगे बोल रहे हैं अन्य संपत्तियां और दायित्व पुस्तक मूल्य पर लिए गए, बाकी सारी एसेट्स लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पर। फाइन। ए लिमिटेड की गुडविल, ओके, ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के शुद्ध लाभों के भारित औसत के बराबर लिया जाना है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल याद है, पढ़ा है ना, पूरा चैप्टर पढ़ा है। तो बहुत सिंपल वाला मेथड यहाँ तो दिया है हमें। क्या बोला है? गुडविल ऑफ ए लिमिटेड वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 1 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ नेट प्रॉफिट्स फॉर द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। समझ में आ रही है चीज़? वेटेड एवरेज लेना है पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का और उस वेटेड एवरेज का 1 ईयर परचेज, मतलब जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ रहा है वो ये आपका क्या हो जाएगा? गुडविल हो जाएगा ए लिमिटेड के लिए। ठीक है, तो आपको वेट लेने के लिए बोला है कि द वेट्स फॉर दिस पर्पस मे बी टेकन एट 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली।
नहीं भी बोलते तो भी हम 1 2 3 का ही वेट देते हैं, वैसे भी 1 2 3 4 इस तरीके से ही वेट देते हैं। तो हमें बोल दिया कि बाहर आपको 1 2 3 लेना है। ए लिमिटेड के नेट प्रॉफिट्स दे रखे हैं 2013 14 14 15 15 16 मतलब प्रीसीडिंग 3 ईयर्स के 60,000 2 40 और 3,60,000। ठीक है, इन प्रॉफिट्स के हिसाब से हम इनका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और वही हमारी ए लिमिटेड की गुडविल हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए सारी एसेट्स को लिखा जाता है और सारी एसेट्स में तो गुडविल भी है, फेयर वैल्यू पर लिखा जाता है, तो गुडविल की नई वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आगे बोल रहे हैं कार्यशील पूंजी में वृद्धि के लिए सी लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 36,000 इक्विटी अंश 17.5 प्रति अंश के मूल्य पर निर्गमित किए। ये बिल्कुल अलग चीज़ है, ये इसका अमालगमेशन से कोई लेना देना है नहीं, एंट्री करेंगे बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं कि सी लिमिटेड अपनी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करना चाहती है, दैट्स वाई उसने क्या कर दिया 36,000 शेयर्स 10 वाले 17.5 की रेट पर इशू कर दिया पब्लिक में फॉर कैश। इनके लिए नॉर्मल एंट्रीज 2 एंट्री पास कर देंगे, एक तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव होने की, दूसरी ट्रांसफ़र की, वो जो हमने पहले पढ़ी हुई है वही एंट्रीज यहाँ पे 2 करनी है, सिंपल। अब आपको करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। आपको ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को देय परचेज कंसिडरेशन की गणना करनी है, दोनों के लिए कैलकुलेशन करनी है। फाइन, सी लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्रीज देनी है और सी लिमिटेड की इनिशियल बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। फाइन, वेंडर कंपनी की बुक्स में कुछ नहीं करना, पहले तो परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करो, उसके बाद सी लिमिटेड की बुक्स में एंट्रीज दो, उसके बाद सी लिमिटेड की बैलेंस शीट बना दो, दैट्स ऑल। स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो परचेज कंसिडरेशन क्रय की प्रकृति का एकीकरण, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, और वहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वही लिखी जाती है जो परचेजिंग कंपनी ले रही हो, उसी वैल्यू पर लिखी जाती है जिस वैल्यू पर परचेजिंग कंपनी ले रही हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुडविल की कैलकुलेशन ज़रूर हमें करनी पड़ेगी। देन फर्स्टली वी विल फाइंड आउट गुडविल ऑफ ए लिमिटेड। ये एक वर्किंग नोट होगा, आप जब भी इस तरीके के क्वेश्चन में हमें इस तरीके की कोई कैलकुलेशन करनी होगी तो उसको हम सबसे लास्ट में शो करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन स्टार्टिंग में करनी है। तो आप करेंगे क्या, रफ में एक बार रफली फाइंड आउट कर लीजिए और फाइनली वर्किंग नोट बना के आप शो करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वर्किंग नोट बना रही हूँ, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ ए लिमिटेड। क्या बोला है, प्रीसीडिंग 3 ईयर्स के वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स का 1 ईयर परचेज मेथड से आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है। फाइन स्टूडेंट्स, देखिए तीन ईयर्स दे रखे, प्रॉफिट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, 60,000 था, 2,40,000 और 3,60,000। वेट हमें बोला है 1 2 3, नहीं बोलते तो भी हम यही लिखते हैं। वेटेड प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई कर दो, फोर लाख 80,000, दैट इज 10,80,000, 10,80,000। तो टोटल लगा लो सबकी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 16,20,000 डिवाइडेड बाय वेट, $2,70,000। तो गुडविल इज इक्वल्स टू 2,70,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू 1 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 2,70,000, दैट्स ऑल सिंपल। ये हमारी क्या फाइंड आउट हो गई स्टूडेंट्स, गुडविल फाइंड आउट हो गई ए लिमिटेड के लिए। अब हम अपना क्वेश्चन का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। ये वर्किंग नोट है, इसको सबसे लास्ट में नोट करना है हमें। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमें बोला हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। दोनों कंपनीज हैं, दोनों के लिए एक साथ ही कर लेते हैं। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। चलिए सारी एसेट्स देखते हैं। फर्स्ट टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, नई वैल्यूज गिवन है स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन हो रखा है एसेट्स का, टेंजिबल एसेट्स का रिवैल्यूएशन करके हमें
नई वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ 4,50,000 दे रखी है और बी लिमिटेड के लिए 6 लाख लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट बाकी सारी एसेट्स के लिए हमें बोला गया है इन सारी एसेट्स को बुक वैल्यू पर ही लेना है, तो चलिए बुक वैल्यू पर ही लेंगे। स्टॉक हमें दे रखा है 180 और 3,30,000। इसके बाद हमें डेटर्स भी गिवन है, डेटर्स हमें गिवन है 2,40,000 और 3,90,000। चलिए 2,40,000 3,90,000। फिर कैश, तो ए लिमिटेड के लिए कोई ए लिमिटेड में तो है 1,50,000 का कैश, बी लिमिटेड में कोई कैश नहीं है। इसके बाद गुडविल भी हमने फाइंड आउट की है, सिर्फ ए लिमिटेड के लिए ही है गुडविल की कैलकुलेशन 2,70,000, क्योंकि बी लिमिटेड के लिए हमें कोई गुडविल की इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो हम नहीं लिख सकते। ये हमने क्या कर दिया, सारी एसेट्स को लिख दिया। एक बार टोटल लगा देते हैं, टोटल एसेट्स हो जाएंगे 12,90,000 और 13,20,000। ओके, ये हमारी सारी एसेट्स हो गई। अब इसमें से हम वो लाइबिलिटीज़ लेस करेंगे जो कि परचेजिंग कंपनी लेने को तैयार हुई है, माइनस करते हैं। इन्होंने कहा कि सारी एसेट्स लाइबिलिटीज़ को बुक वैल्यू पर लेंगे रिमेनिंग टेंजिबल के अलावा। तो लाइबिलिटीज़ में देखिए क्रेडिटर्स है 1,20,000 और 2,70,000। बैंक ओवरड्राफ्ट है ए लिमिटेड में नहीं है, बी लिमिटेड में 2,70,000 का। ये हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, नेट एसेट्स, और यही हमारा परचेज कंसिडरेशन। तो फाइन, हमारे पास आ जाएंगे दोनों कंपनीज के लिए नेट एसेट्स, माइनस कर दो 12,90,000 में से 12,20,000। समझ में आई चीज़। परचेज के नेचर का अमालगमेशन, जो एसेट्स जिस वैल्यू पर लेना तय किया लिखो, जो लाइबिलिटीज़ लेना तय किया जिस वैल्यू पर लेना तय किया उसको आप लिखिए, और आपके पास डिफरेंस जो है वो नेट एसेट्स आ जाती है। और ये नेट एसेट्स ही हमारी क्या कहलाती है, परचेज कंसिडरेशन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अगली लाइन के अंदर परचेज कंसिडरेशन। क्या बोला है स्टूडेंट्स कि सी लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट 10 वाले इक्विटी शेयर्स में करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम 1,17,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और यहाँ 78,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ 780, यहाँ 11,70,000। ये हमारा परचेज कंसिडरेशन हो गया। समझ में आई चीज़? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हमने क्या कर लिया, फर्स्ट स्टेप कर लिया क्वेश्चन का, परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन हमारी खत्म। आई चीज़ समझ में? ये वर्किंग नोट हमने बनाया, सबसे पहले गुडविल फाइंड आउट करी, इस गुडविल के वैल्यू को हमने अपनी कैलकुलेशन के अंदर शामिल किया, नई वैल्यू जिन एसेट्स की दी थी हमें उनको लिखा, अदरवाइज सारी एसेट्स लाइबिलिटीज़ बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करी, हमने हमारा परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट में हमें बोला गया है आपको करना क्या है, सी लिमिटेड की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्रीज देनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज अब हम करेंगे इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड, जो कि हमारी परचेजिंग कंपनी है। सी लिमिटेड हमारी परचेजिंग कंपनी है, तो परचेजिंग कंपनी की बुक्स के अंदर अब हम एंट्रीज करेंगे बिजनेस परचेज करने के लिए, परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करने के लिए, वो सारी एंट्रीज होगी। यहाँ एक बार लिख देती हूँ, परचेज कंसिडरेशन कितना आया था, तो ए लिमिटेड का था 11,70,000 जो कि था 1,17,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और यही बी लिमिटेड के लिए था 78,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये हमारा परचेज कंसिडरेशन हमने फाइंड आउट किया था अभी अभी। अब हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड, जो कि हमारी परचेजिंग कंपनी, उसकी जर्नल के अंदर हम अब जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं। पहले हम ए लिमिटेड का बिजनेस परचेज करने की एंट्री करें, फिर बी लिमिटेड का। चलिए फर्स्ट एंट्री, टेंजिबल
फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट। ए लिमिटेड की टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आपने ली है 4,50,000। बुक वैल्यू पर नहीं लिखा जाएगा, किस वैल्यू पर लिखा जाएगा? रिवैल्यूड प्राइस पर, जो नई वैल्यू जिस वैल्यू पर आप अग्री हुए हैं लेने के लिए, और वो कितनी? फॉर लाइक 50,000। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एसेट्स आती हैं, देखिए स्टॉक दे रखा है, गुडविल भी थी यहाँ पर, गुडविल को भी लिख देते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट हमने फाइंड आउट करी थी 2,70,000। स्टॉक 1,80,000। डेटर्स की इंफॉर्मेशन भी है हमारे पास, डेटर्स है 2,40,000 और फिर फाइनली कैश है हमारे पास 1,50,000 का। ओके, कैश अकाउंट डेबिट 1,50,000 हो गई। 2 लाइबिलिटीज़, क्या क्या ली है लाइबिलिटीज़? ए लिमिटेड की तो सिर्फ क्रेडिटर्स, क्योंकि बैंक ओडी तो उसका बी लिमिटेड का है ना, हमारा नहीं है, ए लिमिटेड का नहीं है, तो ये हमने लिख दिया 2 क्रेडिटर्स 1,20,000, दैट्स ऑल। यही लाइबिलिटी ली थी। और यहाँ हम लिखेंगे 2 लिक्विडेटर्स ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड को कितना पेमेंट करना है? 11,70,000 का। क्लियर? सिंपल एंट्री है ना। जो एसेट्स जिन वैल्यूज पर लेना तय किया एज इट इज उतारी। लाइबिलिटीज सिर्फ एक ही थी हमारे पास, क्रेडिटर लिखा, फिर हमने परचेज कंसिडरेशन लिख दिया। अब क्या कर लो स्टूडेंट्स, दोनों साइड की टोटल लगा लो। क्या कर लो? दोनों साइड टोटल कर लो, कितनी आती है, क्या कोई डिफरेंस आ रहा है? तो अगर कोई डिफरेंस आ रहा है लिखेंगे, इधर ज़्यादा है इधर गुडविल में ऐड कर देंगे, इधर कम पड़ रहा है या फिर इस तरफ कम है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? गुडविल से एडजस्टमेंट कर लेंगे। करो टोटल, दोनों साइड सेम आएगा, कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। दैट्स वाई कोई नया अकाउंट खोलने की, कोई एडजस्टमेंट करने की नीड्स भी यहाँ पर नहीं होगी। ओके, अब सेकेंड एंट्री हम करते हैं, बिजनेस परचेज कर लेते हैं बी लिमिटेड का भी। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, उनकी फिक्स्ड एसेट्स को हमने 6 लाख रुपए पर लिया था, तो ये 6 लाख लिखा। उसके बाद गुडविल बी लिमिटेड की कोई थी नहीं, स्टॉक था, स्टॉक अकाउंट डेबिट। कितना है बी लिमिटेड का स्टॉक? 3,30,000 रुपये। डेटर्स है बी लिमिटेड के 3,90,000 रुपये। कैश भी बी लिमिटेड की बुक्स में नहीं है। सारी एसेट्स को लिखा, लाइबिलिटी साइड लिखते हैं। चलिए, बी लिमिटेड के क्रेडिटर्स है स्टूडेंट्स 2,70,000 रुपये से। बी लिमिटेड के क्रेडिटर्स आ जाएंगे 2,70,000 और बी लिमिटेड की एक लाइबिलिटी और थी जिसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से लिखेंगे। बी लिमिटेड का बैंक ओवरड्राफ्ट था ना, कितने का था? ये भी 2,70,000 का। यहाँ हम लिखेंगे लिक्विडेटर्स ऑफ बी लिमिटेड, जिसमें कि हम बी लिमिटेड को पेबल परचेज कंसिडरेशन लिखेंगे, जो कि कितना है? 7,80,000। फाइन। इन सबको लिखने के बाद देखिए कि क्या कोई डिफरेंस बचता है एंट्री के अंदर? देन नो, कोई डिफरेंस यहाँ पर भी नहीं आएगा, दोनों तरफ एंट्री हमारी बराबर, तो हमें कोई नया अकाउंट खोलने की, कोई एडजस्टमेंट करने की नीड यहाँ पर भी नहीं है। समझ में आ रही है ये चीज़? समझ में आ रही है? वैसे नेट एसेट्स मेथड में कभी कभी डिफरेंस आता है, जब आप सारी एसेट सारी लाइबिलिटीज़ को जिस वैल्यू पर लिख रहे हो उसी मेथड से तो आप कैलकुलेशन करते हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम ज़्यादातर आएगी नहीं। बहुत कम चांसेस में होगा कि आपको एडजस्टमेंट कुछ करना पड़े, और करना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड की टोटल लगाओ, जिस तरफ कम जाता है उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे। इधर करना है गुडविल से करो, इधर करना है कैपिटल रिजर्व से करो, सिंपल। तो हमने दोनों ही कंपनीज ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों का बिजनेस परचेज करने के लिए सी लिमिटेड की बुक्स के अंदर एंट्रीज कर दी। अब हम करें नेक्स्ट थर्ड एंट्री, पेमेंट करें परचेज कंसिडरेशन का। किसको करना है? ए लिमिटेड के लिक्विडेटर्स को भी करना है, बी लिमिटेड के लिक्विडेटर्स को भी करना है। चलिए पहले ए लिमिटेड का करते हैं। लिक्विडेटर्स ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना देना है स्टूडेंट्स? 11,70,000 रुपये। फाइन, दोगे कैसे? तो क्या बोला गया है? इक्विटी शेयर्स 10 रुपये वाले एट पार इशू करने, क्योंकि हमें कोई प्रीमियम वगैरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम एट पार ही इशू करेंगे ना। तो यहाँ लिख देंगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल इशू हो गई? 11,70,000। समझ में आई? इसी तरह पेमेंट करेंगे
परचेज कंसिडरेशन बी लिमिटेड का किसको पेमेंट करेंगे? लिक्विडेटर्स को। एंट्री करेंगे लिक्विडेटर्स ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना? 7,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पूरा 78,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 7,80,000 के इक्विटी शेयर कैपिटल हमने इशू कर दी। इज दैट क्लियर? ओके। अब इसके बाद स्टूडेंट्स करना क्या है, हमें नए कुछ 36,000 शेयर्स इशू करने की बात भी भूली गई है। वो बिल्कुल जर्नल एंट्री, नॉर्मल सिंपल एंट्री है। अब अमालगमेशन से रिलेटेड देख लेते कि क्या कोई एंट्री करना बाकी है। देन यस, याद करिए बैलेंस शीट के अंदर था स्टैट्यूटरी रिजर्व, याद है? स्टैट्यूटरी रिजर्व, और उसके बारे में आगे कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो यह माना जाएगा कि स्टैट्यूटरी रिजर्व को अभी तक भी आगे हमें बनाकर रखना पड़ेगा। जब तक क्वेश्चन क्लियरली नहीं बोले कि स्टैट्यूटरी रिजर्व बना के रखने की नीड नहीं है, हम यही मानेंगे कि स्टैट्यूटरी रिजर्व बनाकर रखना है। और रखना है मतलब नई कंपनी की बुक्स में भी वो आना चाहिए। तो आएगा कैसे? तो जब हम जर्नल एंट्री करेंगे रिजर्व को लाने के लिए, तो रिजर्व को क्रेडिट करना पड़ेगा और डेबिट करेंगे क्या स्टूडेंट्स? अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। बिल्कुल, ये एंट्री हमने बताई थी आपको। तो यहाँ हम एंट्री कर देते हैं अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। देखो स्टूडेंट्स, दोनों कंपनीज के स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हमारे पास है। दोनों के लिए अलग अलग एंट्रीज भी पास कर सकते हैं। एक ही एंट्री में नरेशन में दोनों के लिए अमाउंट शो कर दे, बिंग स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड अलग अलग शो कर दे, और टोटल अमाउंट से एक ही एंट्री कर दे। तो एक ही एंट्री कर देते। देखिए ए लिमिटेड की स्टैट्यूटरी रिजर्व दे रखे हमें 3,60,000 से, और बी लिमिटेड की दे रखी है 1,50,000 से। टोटल हो गया 5,10,000 रुपये। फाइन, ये हमारी जर्नल एंट्री ओवर। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट वो जो उनके शेयर्स इशू करने के लिए बोला ना, 36,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, उनको इशू करना है 17.5 की रेट पर। उनको इशू करने के लिए एंट्री कर देते। बहुत सिंपल एंट्री स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। क्या होगा? याद करो, इशू के लिए एक मुश्त भुगतान, लमसम पेमेंट। जब लमसम पेमेंट होता है यहाँ लिखा जाता है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं? 36,000। किस रेट पर? 17.5 पर शेयर की रेट पर। तो ये आ जाएंगी स्टूडेंट्स अमाउंट हमारे पास 6,30,000। लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, अब इस अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं ना। कैसे करते हैं? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 6,30,000 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। यही एंट्री होगी ना, क्योंकि प्रीमियम पर इशू किया गया। कैपिटल में तो जाएगा 36,000 इंटू 10, और प्रीमियम में जाएगा 36,000 इंटू 7.5। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे? जर्नल एंट्री कर लेंगे। ये हमारी जर्नल एंट्री। तो सी लिमिटेड के बुक्स के अंदर जो जो एंट्रीज करनी थी सारी एंट्रीज हमने कर ली। अब हमारा काम बचता है फाइनली बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का। समझ में आई चीज़ क्या किया हमने स्टूडेंट्स? तो देखिए, सबसे पहले हमने ए लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया। डिफरेंस था नहीं एंट्री के अंदर कोई भी, इसलिए कोई एडजस्टमेंट नहीं। इसी तरह बी लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया। जो एसेट्स लाइबिलिटीज़ जिस वैल्यू पर ली उस वैल्यू से फिर दोनों को पेमेंट्स किए हमने। उसके बाद स्टैट्यूटरी रिजर्व था, कोई अदर इन्फॉर्मेशन दिया नहीं था हमें, इसलिए हमने मान लिया कि उनको बना के रखना ज़रूरी है, और स्टैट्यूटरी रिजर्व को हमने अपनी बुक्स के अंदर ले लिया। फिर
हमने उनको जो बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करने के लिए उन्होंने 36,000 शेयर 17.5 के रेट पर इशू कर दिए, उनको कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की भी एंट्री कर दी। बैलेंस शीट बनाएंगे तो याद रखना कि नई बैलेंस शीट अब जो बनानी है ना स्टूडेंट्स, आपको बुक देखने की नीड नहीं है, इन एंट्री से ही बैलेंस शीट बनने वाली, इन एंट्री से ही बैलेंस शीट बनने वाली। देखिए कैपिटल लिखनी है, दैट वन दैट वन दैट वन, इनके टोटल कैपिटल। रिजर्व्स में चलना है तो चलिए, रिजर्व्स में एक तो स्टैट्यूटरी रिजर्व आ जाना है, दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाना है। लाइबिलिटीज़ नॉन करंट कुछ है नहीं, करंट लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर आने हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट आने, क्रेडिटर दोनों के टोटल होके आने, बैंक ओडी आ जाना है। समझ में आ रही है चीज़। इसके बाद आपके एसेट साइड पर आएंगे तो एसेट साइड जो जो एसेट्स ली है उस वैल्यू पर लिखते जाओ। एक चीज़ और याद रखना स्टूडेंट्स कि एक ही बैलेंस शीट के अंदर बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों नहीं आ सकते। एक ही बैलेंस शीट के अंदर बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों नहीं आ सकते। दैट्स वाई इनका एडजस्टमेंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एडजस्टमेंट किया जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट के अमाउंट को बैंक की टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे। दिख भी रहा है कि ज़्यादा ही होगा ना, बैंक ओडी सिर्फ 270 का है और आपके पास जो रिसीव हो रही है अमाउंट वो 630 की है, तो फिर ऐसे केस में तो एडजस्टमेंट आराम से हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? बैंक का एडजस्टमेंट करना है, बैंक ओडी का बैंक की अमाउंट से एडजस्टमेंट करना है। एंट्री भी उसके लिए हम पास कर सकते हैं। क्या एंट्री हो सकती है? बैंक ओडी टू बैंक। उससे बैंक का बैलेंस कम हो जाता है तो एक एंट्री और हम पास कर देते हैं यहाँ पे। वैसे ये एंट्री इतनी रिक्वायर्ड नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, इस बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 2,70,000 को हमें कैंसिल करना है टू बैंक अकाउंट। बैंक से बैंक ओडी का कैंसिलेशन हो जाएगा। दैट्स ऑल। इन एंट्रीज के बेसिस पे अब हम प्रिपेयर करेंगे सी लिमिटेड की इनिशियल बैलेंस शीट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सी लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट बिल्कुल पहले भी बोल चुकी हूँ, एकदम प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर बैलेंस शीट के आपको बिल्कुल मार्क्स मिलते हैं। बैलेंस शीट की टोटल मैच होना बहुत ज़रूरी है। फाइनल आंसर जो होता है ना इसके अंदर वो वहीं से देखा जाता है कि आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। अभी एक और चीज़ देखिए कि हमने जो स्टैट्यूटरी रिजर्व का एडजस्टमेंट किया है ना स्टूडेंट्स, 5,10,000 से एंट्री, ये एंट्री आप नहीं करते ना तो भी आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड की बैलेंस शीट तो मिल जाती। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड में रिजर्व नहीं आता, डेबिट साइड में अमालगमेशन एडजस्टमेंट नहीं आता, तो टोटल तो मिल जाती लेकिन वो टोटल गलत होती। अकाउंटिंग एरर पड़ी हुई ना दोनों पक्षों वाली, दोनों साइडेड में भी अगर कोई एरर रह जाए और सेम अमाउंट से रह जाए तो बैलेंस शीट तो मिल जाती है, लेकिन वो एरर तो होता ही है ना अकाउंटिंग का। तो हमें ध्यान रखना है कोई भी एंट्री मिस नहीं करनी। ओके, अभी हमने सारी एंट्रीज करी है, उन एंट्रीज के बेसिस पे अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। कौन सी कंपनी की? परचेजिंग कंपनी सी लिमिटेड। एज इट डेट क्या गिवन है? 31 मार्च 2016। ओके, वही हमारा प्रॉपर फॉर्मेट। फर्स्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसमें फर्स्ट लिखा जाएगा शेयर होल्डर्स फंड्स। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आएगा शेयर कैपिटल का, जिसमें सबसे पहले हम लिखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, जिसकी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है ही नहीं। एक बार टोटल यहाँ बैलेंस शीट की ख़त्म। अब हम लिखेंगे हमारी इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखे स्टूडेंट्स, देखेंगे कि सी लिमिटेड की कैपिटल है कितनी। याद करिए, सी लिमिटेड ने 1,17,000 शेयर्स ए लिमिटेड के लिए इशू करें, 78,000 शेयर्स बी लिमिटेड के लिए इशू करें और 36,000 शेयर्स अलग इशू किए थे। तो 3 तरीके से इशू हुआ। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पर? तो ये दोनों जो शेयर्स इशू हैं ये तो एक इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और वो जो 36,000 शेयर्स इशू किए हैं ना वो है फॉर कंसिडरेशन कैश, फॉर कैश। तो उनको अलग लिखा जाएगा, इनको अलग लिखा जाएगा। तो चलिए दोनों को हम लिखते हैं। पहले उनको लिख देते हैं 36,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each फुल्ली पैड।
इसके बाद इनकी टोटल करते हैं, यहाँ पे 1,95,000 शेयर्स, 1,70,000 प्लस 78, तो ये हो गए 1,95,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, fully paid up, issued for consideration other than cash, नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमित किए गए 19,50,000 के अंश। आई चीज समझ में स्टूडेंट्स? इस तरीके से आपको प्रॉपर अपनी कैपिटल को शो करना है। फाइन, ए पॉइंट हमारा हुआ कंप्लीट। अब आते हैं बी पॉइंट पर, रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक तो हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आने वाला है ना। कितने का है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम? तो जो हमने 36,000 शेयर्स 17.5 की रेट पर इशू करे, तो वहाँ हमारे पास रिजर्व में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हमने क्रेडिट किया था 2,70,000। एंट्री करी थी ना हमने, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, तो प्रीमियम में कितना क्रेडिट किया? 270, यहाँ आ जाएगा। दूसरा हमारा रिजर्व आएंगे स्टैट्यूटरी रिजर्व के नाम से, बिल्कुल यहाँ लिखा जाएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व। दोनों कंपनीज के स्टैट्यूटरी रिजर्व्स थे ना, कितना कितना था जो हमने एंट्री के अंदर वैसे ही डायरेक्टली टोटल 5,10,000 से ही उसको क्रेडिट कर लिया था, 360 और 150, 360 ऑफ ए लिमिटेड, 150 ऑफ बी लिमिटेड, टोटल 5,10,000 का स्टैट्यूटरी रिजर्व। बस रिजर्व सरप्लस के अंदर भी खत्म। अब हम आ जाते हैं अपनी नॉन करंट करंट लाइबिलिटीज़। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कुछ है नहीं, डायरेक्टली हम लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज़। अब करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर एक तो हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, एंट्री बिजनेस परचेज की करी तब लिखे थे। ए लिमिटेड के देखिए 120 के क्रेडिटर्स, बी लिमिटेड के 270 के क्रेडिटर्स, टोटल हो गए 3,90,000। ओके, अब इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट था, उसको हमने कैंसिल कर दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट लिखने की ज़रूरत है ही नहीं ना, क्यों? क्योंकि हमारे पास बैंक में बैलेंस है, तो बैंक ओडी तो रहने वाला ही नहीं है। इनकी लगा लो टोटल, ये हमारी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। अब आते हैं हम हमारी एसेट साइड पर, यहीं से आगे बैलेंस शीट हमारी एसेट्स। एसेट्स के अंदर सबसे पहले लिखी जाती है हमारी नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। चलिए देखते हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के अंदर दोनों कंपनीज की एसेट्स है, ए लिमिटेड की भी है, बी लिमिटेड की भी है, और नई वैल्यू भी हमें दे रखी है। यहाँ लिखते हैं सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स, ये 4,50,000, बी लिमिटेड की 6 लाख। हमने जब जर्नल एंट्री करी है तो इसी वैल्यूज़ पर, इन्हीं वैल्यूज़ पर हमने रिकॉर्ड किया ना अपनी एसेट्स को, उसी वैल्यू पर लिखा जाए। कितना हो गया? 10,50,000। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो चलिए बी पॉइंट में हम लिखेंगे इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, है ना। बिजनेस परचेज करते टाइम हमने ए लिमिटेड के गुडविल को लिखा था, तो गुडविल इंटेंजिबल ही तो होती है। यहाँ लिख देंगे गुडविल कितनी आई थी? 2,70,000। अब अगर कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता तो लिखते, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। अदर नॉन करंट एसेट्स, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट के बैलेंस को लिखा जाएगा अदर नॉन करंट एसेट्स। इसमें फिक्टिशियस एसेट्स को भी लिखते हैं हम, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना था? 5,10,000। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स?
ये पॉइंट याद रखने वाला है, आपको अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को शो करना है अपनी अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर। फाइन, ये हमारी हो गई नॉन करंट एसेट्स जिसमें हमने टेंजिबल को लिखा, इंटेंजिबल को लिखा और फिर अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर लिखा। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने सिंपल करंट एसेट्स को भी लिख देते हैं। देखिए करंट एसेट्स में आपको गिवन है फर्स्ट स्टॉक की इंफॉर्मेशन है, दोनों कंपनीज का स्टॉक है, 1 लाख 80,000, 3 लाख 30,000। तो ये हमारा हो गया 5 लाख 10,000। चलिए नेक्स्ट एसेट हमारी गिवन है डेटर्स, दोनों कंपनीज के हैं, कितना कितना दे रखा है, तो 2 लाख 40,000 एंड 3 लाख 90,000। तो ये हमारा हो जाएगा 6 लाख 30,000। और फाइनली हम लिखेंगे कैश एट बैंक। कैश देखिए ए लिमिटेड के पास हमारे पास कैश आया था 1,50,000। चलिए ओके, इसके बाद कैश आया था हमारे पास नए इक्विटी शेयर्स इशू करने पर। किए थे ना हमने, कितने शेयर्स इशू किए थे, 6,30,000 रुपये के, 36,000 शेयर्स एट ₹17.5 ईच इशू हुआ था ना। तो कितना आया था कैश, 6,30,000 बैंक अकाउंट को डेबिट किया था ना इस अमाउंट से। फाइन, इसके बाद यहाँ पर एडजस्टमेंट होगा स्टूडेंट्स बैंक ओवरड्राफ्ट का। एंट्री भी मैंने पास कर दी थी यहाँ पे, बैंक ओडी टू बैंक, कितना, ये हमारे पास आ जाएगा कैश बैलेंस, तो 150 + 630 - 270 = 5,10,000। और इसके साथ यहाँ पर भी हमारी बैलेंस शीट क्या आ जाएगी, टोटल, दोनों साइड्स टोटल कर लीजिए, आ रही है 34,80,000। दैट्स टोटल हमारी बैलेंस शीट की 34,80,000। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। समझ में आई चीज़ें, सिंपल क्वेश्चन था। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने करा था 3, वो मर्जर के नेचर का अमालगमेशन था। तो आपने इस चीज़ को देखा होगा कि कुछ डिफरेंसेस होते हैं कहीं कहीं पर, जैसे बिजनेस परचेज करने की एंट्री करते टाइम पे वहाँ रिजर्व्स में एडजस्टमेंट्स हो जाते हैं, यहाँ नहीं होता है। वहाँ सारी एसेट्स लायबिलिटीज़ एज इट इज़ बुक वैल्यू पर ली जा रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ जो नई वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू पर। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि जब अमालगमेशन परचेज के नेचर का हो और जब अमालगमेशन मर्जर के नेचर का हो, तो बहुत ध्यान से आपको बैलेंस शीट्स प्रिपेयर करनी है। स्टैट्यूटरी रिजर्व वाला पॉइंट भी इस क्वेश्चन के अंदर आ गया था, ध्यान रखना। स्टैट्यूटरी रिजर्व तो वैसे भी रिजर्व्स एंड सरप्लस में आ जाएगा, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना नहीं भूलें, बैलेंस शीट की टोटल मैच नहीं होगी। और एक बात पहले भी बोल दी मैंने कि अगर आप दोनों ही तरफ इसकी एंट्री नहीं करेंगे ना, तो बैलेंस शीट की टोटल बराबर हो जाने। और एग्जाम में कौन सा याद रहता है कि बैलेंस शीट की टोटल कितनी आनी है, तो हम आंसर मैच करते तो हमें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ मिस हुआ है। तो इसलिए बहुत अलर्ट रह के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कहीं कोई पॉइंट मिस होना ही नहीं चाहिए। सारी चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए कि ये एंट्रीज होती है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या ये एंट्री होने वाली है, नो देन ओके, लेकिन एंट्रीज आपको सारी याद रहनी चाहिए। जैसे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की एंट्री होती है परचेसिंग कंपनी के बुक में, लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है ही नहीं, तो नहीं करेंगे, ओके फाइन, पर हमें पता है कि वो एंट्री होती है। तो ये चीज़ें जब याद रहती है ना, तो फिर हम क्वेश्चन में कोई भी एंट्री मिस नहीं करते। तो बिल्कुल अलर्ट रह के अच्छे से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। 2 बार पढ़िए क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी टाइम मिलता है एग्जाम के अंदर, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना, लेकिन 2 बार आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करते जाइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। हमने क्या किया, सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करी, वो जो गुडविल का नोट था ना, वो अब आप बैलेंस शीट के बाद लास्ट में बनाएं, ठीक है। फाइनली आप वर्किंग नोट करके कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ ए लिमिटेड करके फिर नोट बना देना। बाकी उसके बाद हमने परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करा, सारी एसेट्स जिस वैल्यू पर उन्होंने टेक ओवर करी, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और गुडविल नहीं थी, बाकी सारी बुक वैल्यू पर लाइबिलिटीज़ लिखी दोनों कंपनीज़ के लिए, परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट कर लिए, सी लिमिटेड की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्रीज करी, बिजनेस परचेज की 2 एंट्रीज, परचेज कंसिडरेशन पेमेंट की 2 एंट्रीज,
स्टैट्यूटरी रिजर्व को लेने के लिए एंट्री करी, फिर नॉर्मल 36,000 शेयर्स इशू करने के लिए सिंपल एंट्री करी, और फिर हमने फाइनली एक बैंक ओडी के रिलेशन में एंट्री करी। वो एंट्री नहीं भी करे तो यहाँ सीधा हम ये अमाउंट दिखाते तो भी चलेगा। और उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट प्रॉपर फॉर्मेट में बनाए, बैलेंस शीट के मार्क्स मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट आपके इस चैप्टर के अंदर। तो बस प्रॉपर बैलेंस शीट आपने बनाई और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। किसी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं? बस तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया। आगे के क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन अभी तक जो 4 क्वेश्चन हमने करे हैं उनमें काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया। बस यही हुआ है कि अभी तक हमने वेंडर कंपनी की बुक्स के अंदर एंट्रीज करना नहीं देखा। सीख तो लिया है, किसी क्वेश्चन के अंदर अभी तक हमने वेंडर कंपनी की बुक्स के अंदर कुछ भी नहीं किया, ना तो एंट्रीज करी है ना अकाउंट्स कर रहे हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल वेंडर कंपनी की बुक्स के अंदर भी हम अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, जो भी करना है उस हिसाब से करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास से आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के जो 4 क्वेश्चंस किए हैं उनको वापस से खुद से करने की कोशिश कीजिए। बुक के अंदर जो स्टार्टिंग में इलस्ट्रेशन से लेकर 8 तक तो मैंने वैसे ही बोला था परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड है, तो वो तो करने ही थे आप लोगों को। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस अब आप आगे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए तो वो आप इजीली अब कर पाएंगे। और बस ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक इनको अच्छे से देखिए। थैंक यू।